हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि जेईबी का पहला पेपर है, उसी का मॉड्यूल सी स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल सी में आपका पहला जो चैप्टर है वो है आपका यूनिट 20। तो यूनिट 20 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू। तो इस पूरे चैप्टर में हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से काम करता है और चार फेसेस की जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हुआ, तो चार फेसेस में डेवलप हुआ, तो उन चारों फेसेस का हम डिटेल में यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पे आते हैं पहले। इसने बोला फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो है कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसे की जरूरत होती है। बिना पैसों के हम ग्रो नहीं कर सकते और हमारी इकोनॉमी भी जो है ग्रो नहीं कर सकती। कैपिटल यानी जो पैसा है इज द सोर्स ऑफ फंड विद विच द एंटरप्रेन्योर इज एबल टू टेक द रिस्क ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसा ही है जिसकी हेल्प से हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। कैपिटल इज हाउएवर नॉर्मली नॉट अवेलेबल। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन है उनके पास पैसा नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से जो पैसा लिया जाए जो कि उनकी हेल्प कर सके। मतलब दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जिनके पास पैसा है जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और दूसरा जिनको पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। तो जो है जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं कि वो पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जैसे जहाँ पे उनको बेनिफिट मिले, और जो एंटरप्रेन्योर है उनको पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए उनके बिजनेस में। और वो जो है अगर दोनों ही प्लेटफॉर्म को एक साथ अगर लाया जाता तो देखा जाए वो बैंक है। बैंक में क्या होता है कि जिसके पास पैसा है तो वो डिपॉजिट करेगा और बैंक उसी पैसे को लोन के तौर पे जो बाकी कस्टमर्स को देता है। तो इसी पर्पस के लिए द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। तो बैंक क्या करता है, दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। तो जिनके पास पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, जिनको पैसा चाहिए वो बैंकों से लोन ले सकते हैं। तो बैंक उनकी जो है दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है किस तरह से काम करता है, मतलब कितने टाइप का होता है, ये दो है, एक है इनफॉर्मल दूसरा फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही इनफॉर्मल लेटर लिखा है, या फॉर्मल फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटीज उसमें ज्यादा रहेंगी, इनफॉर्मल मतलब जिसमें फॉर्मेलिटीज कम रहेगी। तो इनफॉर्मल का बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गया जहां पे हमें टर्म्स कंडीशन, जैसे अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो बहुत सारे पेपर्स जो है फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होगी। लेकिन उसी के बदले अगर मान लीजिए कोई आपका पड़ोस में मनी लेंडर है, मनी लेंडर क्या होता है, गांव में जो नॉर्मल जो लोग हैं जिनके पास पैसे होते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन देते हैं। ठीक है, तो उसके बदले अगर आप मनी लेंडर के पास जाओगे तो वो सिर्फ आपसे एक कागज में लिखवा लेगा कि हाँ आपने इतना पैसा लिया है और उसमें कोई स्टैम्प, दैट्स इट। उसके अलावा कोई और आपको कागज का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही होता है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इनफॉर्मल में क्या होगा कि हमें स्पेसिफिक जो है, जैसे कि हमारा एग्जांपल की इसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है बहुत सस्ती आती है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है वो भी कम रहता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी कम रहती है और लो डिफॉल्ट रेट। और इसमें किसी भी टाइप का रेगुलेशंस नहीं चलता, मतलब जैसे बैंक का, बैंकों को तो आरबीआई रेगुलेट करता है। जो इनफॉर्मल सिस्टम है, जो गांव में मनी लेंडर्स है या छोटे इलाकों में जो मनी लेंडर्स है, तो उनको कौन कंट्रोल करेगा, नहीं उनको कोई कंट्रोल कर सकता। ठीक है, और हु कुड बी ट्रेडर्स रिलेटिव नेबर्स, तो आप अपने रिलेटिव से नेबर्स उन सबसे पैसा ले रहे हो तो वो आपका इनफॉर्मल आ जाएगा। या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब लोगों का ग्रुप जो कि यही एक्टिविटी करते हैं कि पैसा देना अगर किसी को लोन के तौर पे चाहिए। इसमें कुछ आपकी पार्टनरशिप फॉर्म्स भी हो सकती है, जैसे लोकल ब्रोकर्स हो गए। ठीक है, या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट जैसे फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट चिट फंड जो कंपनीज है, ये सब हमारा इनफॉर्मल का हो जाएगा। फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल मतलब स्पेसिफिकली जैसे इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो हमारा फॉर्मल में आ जाता है। और प्रॉपर ये ऑर्गेनाइज वे में काम करेगा, इंस्टीट्यूशंस होगा और एक रेगुलेशन मतलब प्रॉपर एक रेगुलेटर जो है इसको रेगुलेट करेगा। इनफॉर्मल में कोई रेगुलेटर नहीं है। गांव में जो चिट फंड्स होते हैं या आप अपने रिलेटिव से पैसा ले रहे हो, तो क्या आपको किसी रेगुलेटर से परमिशन लेनी पड़ती है? उनको जो पैसा दे रहे हैं आपके रिलेटिव, क्या उनको कहीं से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपको पैसा दे ना दे? कुछ भी, हम कहीं से परमिशन नहीं लेते। ठीक है, वो आपकी अपनी कंसेंट रहती है, आपकी म्यूचुअल आपस में आप लोगों की बातचीत से जो है फाइनल डिसीजन जो इंटरेस्ट है वो सब डिसाइड होता है। तो इनफॉर्मल है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता। फॉर्मल को प्रॉपर रेगुलेट किया जाता है और जो पर्सन है उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको ये पूरे करता है रेगुलेटर के द्वारा। और ये इकोनॉमी का मेन बैकबोन है, क्योंकि जो है बड़ा अमाउंट आप नहीं दे सकते ना। इनफॉर्मल में छोटा छोटा जो अमाउंट है वही चलता है, एक 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, छोटा अमाउंट। लेकिन अगर आपको लोन चाहिए, मान लीजिए घर लेना है 50 लाख, 60 लाख, बड़े अमाउंट के लिए तो आपको जो है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की ही जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए जो है ये इकोनॉमी के बैकबोन का काम करता है। जो जितने भी आपके बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है। तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट आपका आ जाएगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं पहले वाला, तो ये क्या होता है। तो इन ये वो है हु पॉसेस वेल्थ ऑन द अदर हैंड कैटर। तो ये क्या करते हैं कि ये दोनों के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जिनके पास पैसा है ऑन वन हैंड एक तरफ, जिनके पास पैसा है ये उनकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं। कैसे? जिनके पास पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। और दूसरी तरफ ये उनकी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, जिनको पैसे की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए, कैपिटल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो है लैंडिंग की भी करते हैं। तो जो बैंक है, ये दोनों जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, जिनको पैसा चाहिए
जिनको लोन चाहिए उनको भी और जो पैसा डिपॉजिट करना चाह रहे हैं उनको भी। एग्जांपल्स क्या होंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के? फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हो जाएंगे, कमर्शियल एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अभी आपका आएगा एनबीएफसी। एनबीएफसी और बैंक में वैसे डिफरेंस क्या होता है? जो एनबीएफसी ये डिपॉजिट नहीं ले सकते, जो बैंक है वो नॉर्मल डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, ये डिपॉजिट नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन ये फाइनेंशियल जो सर्विसेज है ये देते हैं कस्टमर को, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गया आपका। ठीक है, सो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट देती है कस्टमर्स को, इंश्योरेंस पॉलिसी वो सब, लेकिन उनसे कोई डिपॉजिट ऐसे नहीं लेती, डिमांड डिपॉजिट ये सब नहीं ले सकती। और इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन, तो ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। इसको फिर से दो तरह से क्लासीफाई किया, एक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, और दूसरा नॉन बैंकिंग। तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दो आ जाएगा। तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में जो डिफरेंस है वो क्या है? बैंक तो नॉर्मली आप जानते हैं कि ये डिपॉजिट भी ले सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन बैंकिंग की बात करें तो इसमें दे कैन नॉट आस्क फॉर मॉनिटरी डिपॉजिट बट सेल इंश्योरेंस सॉरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये डिपॉजिट नहीं ले सकते, नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है डिपॉजिट नहीं ले सकते, और लेकिन ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट दे सकते हैं। और बैंकों की बात करें तो ये पैसा ले सकते हैं और फिर उससे जो है लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग, जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर भी बताया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। रेगुलेटर, रेगुलेटर जो रेगुलेट करता है, जैसे बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर कौन है? आईआरडीए। जो मार्केट आपकी कैपिटल मार्केट ये सब जो है जहाँ पे भी आप शेयर्स या इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो से भी उसका रेगुलेटर है। तो ये रेगुलेटर एक हो गया। दूसरा इंटरमीडिएट, इसमें बैंक आ जाएगा, जैसे एसबीआई हो गया, बीओबी, पीएनबी, ये सब हमारे इंटरमीडिएट हो गए जो कि लोन कस्टमर्स को देते हैं और डिपॉजिट लेते हैं। तीसरा नॉन इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, तो जो है कॉर्पोरेट कस्टमर्स को जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ये जो है नॉन इंटरमीडिएट आपका सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए, कंपनीज, बिग इंडस्ट्रीज के लिए। एग्जांपल नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नाबार्ड का पर्पस वही है, रूरल पर्पस के लिए डेवलपमेंट करना। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो जो छोटी इंडस्ट्रीज है बैंक उनको लोन दे रहा है और सिडबी भी उनको फाइनेंस करता है, बैंकों को एक तरह से रीफाइनेंस करता है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी यहाँ पे होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको बोला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने तीन थे ना यहाँ पे, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगे। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसमें आपके दोनों हो सकते हैं, असेट्स भी हो सकते हैं, लायबिलिटीज भी हो सकती है। तो असेट्स की बात करें, बैंकों के लिए असेट्स क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द असेट्स है, तो बैंकों के जो बैलेंस शीट में असेट्स क्या होते हैं? असेट्स का मतलब होता है कोई भी चीज जिसके हम ऑनर है या जो चीज हमें अर्न करके दे, कुछ प्रॉफिट अर्न करके दे। तो बैंकों के जितने भी लोन है, मान लीजिए कोई हाउसिंग लोन कोई बैंक दे रहा है तो उस पर 8% या 9% चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 8% ही है, तो ये जो 8% है क्या बैंकों के लिए अर्निंग है। तो ये जो हाउसिंग लोन मतलब जितने भी टाइप के बैंकों के लोन होते हैं वो सब बैंकों के लिए असेट्स होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में असेट साइड में क्या आ जाएंगे? आपके लोन और एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव, मतलब जहां से आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो जहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें बैंकों के लिए लाइबिलिटी होती है? लाइबिलिटी मतलब जहाँ पे हमारे खर्चे होते हैं। तो बैंकों को खर्चे कहाँ होते हैं? जब आप डिपॉजिट बैंकों में देने जाते हैं, डिपॉजिट अपना अकाउंट जो है एफडी, नॉर्मल डिपॉजिट, सेविंग बैंक जो करते हैं, तो बैंक आपको क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। सेविंग बैंक में 3%, 4%, एफडी में अभी तो काफी बढ़ गया, 7%, 8% हो गया। तो ये सब क्या है? ये बैंकों के लिए खर्चे। तो लाइबिलिटीज में वो प्रोडक्ट आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जहाँ पे बैंकों के खर्चे होंगे, जैसे डिपॉजिट और रिमिटेंस पर्पस के लिए मनी को लेना या इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ये सब इसमें हो जाएगा। और नेक्स्ट आपकी टर्म आती है मार्केट। मार्केट क्या है? जहाँ पे जैसे आप दुकान में मार्केट क्यों जाते हैं? मार्केट में जो है बायर और सेलर मिलते हैं और वो सेलर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और बदले में बायर पेमेंट करता है। तो सेम ऐसी आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है, जहाँ पे टू पार्टीज कैन गैदर टुगेदर टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मार्केट उस जगह को बोला जाएगा जहाँ पे दोनों पार्टीज, पार्टीज कौन सी? बायर और सेलर, वो मिलेंगे और अपने जो है गुड्स और सर्विसेज को जो एक्सचेंज करेंगे। और यहाँ पे लिखा भी आपका, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर एंड सेलर ट्रेड मनी, कमोडिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड, और जो उसका रेट है वो डिसाइड किस हिसाब से होगा? जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। हर चीज में डिमांड और सप्लाई काम करती है। जैसे कोई मान लीजिए किसी की जमीन है बहुत दूर दराज गाँव के एरिया में, जहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं कर रहा उसके प्लॉट की। ठीक है, बहुत अच्छा प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, लेकिन वो थोड़ा दूर दराज एरिया, वो कनेक्टिविटी, इससे कहीं पे भी प्लॉट लिया जाता है क्या क्या देखते हैं कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है, कनेक्टिविटी कितनी है, ठीक है, मार्केट वहां से कितनी दूर है, ये सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वो सब देखा जाता है। लेकिन किसी का प्लॉट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लोकेशन है, पानी का तो सुविधा है, लेकिन वो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं, वहाँ पर रेलवे स्टेशन वाले से 20 किलोमीटर दूर है, बस स्टैंड 20 किलोमीटर दूर है, ऑटो नहीं है, लोग नहीं है, तो फिर आप ऐसे दूर दराज के प्लॉट का क्या करोगे? उसकी डिमांड बहुत कम होगी।
और क्योंकि उसकी डिमांड कम है तो उसका प्राइस भी कम होगा, ठीक है। और उसी के बदले कोई प्लॉट बहुत अच्छी मेट्रो सिटी में बहुत अच्छी लोकेशन पे जहाँ पे सारी सुविधाएं बिल्कुल 500 मीटर 200 मीटर पे सब सुविधाएं आपको मिल रही है, तो उस प्लॉट की कीमत बहुत ज्यादा होगी। अगर इस प्लॉट में मान लीजिए आप 1000 स्क्वायर फीट ले रहे हैं, आपको यहाँ पे अगर 5 लाख का पड़ेगा, तो ये उसका 10 गुना ज्यादा हो सकता है, 50 लाख तक का, ठीक है। इतना हाई क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो किसी भी चीज का जो प्राइस है, चाहे आप वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का प्राइस बोलिए या किसी भी चीज का, वो डिपेंड करता है हमेशा डिमांड और सप्लाई, कितनी उसकी डिमांड है और कितने सप्लाई। सप्लाई भी देखना जरूरी है। अगर मान लीजिए बहुत सारे प्लॉट अवेलेबल है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, तब डिमांड और सप्लाई मैच करेगा और उतना रेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर सप्लाई कम है, प्लॉट्स बहुत कम है, पर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट भी वही है जहाँ पे बायर्स और सेलर जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचते हैं। वो कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो सकता है, मनी, कमोडिटी मार्केट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज या डेरिवेटिव। फाइनेंशियल मार्केट के जो है 4 सेगमेंट है। एक तो आपका है मनी मार्केट, फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? विद इन ए ईयर, एक साल तक की सिक्योरिटीज में खरीदी बेची जाएंगी। फॉरेक्स मार्केट जहाँ पे फॉरेन जो है फॉरेन चीजों का रिमिटेंस उसमें डील की जाएगी। कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर। और इंश्योरेंस मार्केट जहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचा या खरीदा जाएगा। इसके साथ आपका जो फाइनेंशियल, जो हमने तीन चीजों की हमने बात की ना, फाइनेंशियल मार्केट, ये 3 टर्म्स थी हमने, तीसरा फाइनेंशियल मार्केट भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इन तीनों के बारे में बता रखे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या आपका आ जाएगा। यहाँ टेबलर फॉर्म में बताया। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी में आपके रेगुलेटर्स, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और पेंशन, ये सब आ जाएगा, ये हमने पहले भी देखा था। फिर आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे असेट साइड, जितने भी लोन है बैंकों के लिए असेट्स है, लाइबिलिटीज जितने भी डिपॉजिट है, और सर्विसेज जो बैंक सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। जैसे फी बेस्ड, कमीशन बेस्ड जो सर्विसेज दे रहा है ना, वो इसमें आ जाएगा, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे तो 4 मार्केट है, यही वाला जो हमने यहाँ पे देखा था ना, मनी, फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल एंड इंश्योरेंस। तो सेम चारों टाइप की आपकी यहाँ पे मार्केट हो गई। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है ये वाला, तो जो टॉपिक है ये तो कंप्लीट हुआ। इसके फेजेस की बात करेंगे, कौन कौन से फेजेस में ये काम किया, शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन था, जो पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन है जिसको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसको पैसा चाहिए। तो जरूरी नहीं उसके पास पूरा पैसा है, तो क्या कर सकता है, बैंकों से लोन ले सकता है, अपने शेयर इशू कर सकता है, कई सारे ऑप्शन है। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, एक इंटरमीडिएटरी है दोनों के लिए। जिनको पैसा है, जिनके पास पैसा है, जो डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, बैंक पे जा सकते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा चाहिए लोन के तौर पे, बैंक पे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह से होता है, फाइनेंशियल सिस्टम, इनफॉर्मल, फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होगा, जैसे गांव में होता है ना मनी लेंडर्स, जमींदारी सिस्टम। तो पहले क्या था कि बहुत ज्यादा जो गांव है वहाँ पे इनफॉर्मल सिस्टम चलता था, जैसे जमींदारी प्रथा बोलते हैं ना, तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट वो लोग चार्ज करते थे। किसान है, मान लीजिए किसानों को बीज खरीदना है, ठीक है, सीड्स अपने खेत के लिए, पेस्टिसाइड, वो सारी चीजें खरीदते, तो उनके पास पैसे चाहिए ना। पैसे वो क्या करते थे, वो मनी लेंडर से, जो गांव के जो जमींदार है, उनसे अच्छे खासे हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है इंटरेस्ट जो है लोन लेते थे उनसे, ठीक है। बैंकों पे जाना वो तब ज्यादा नहीं होता था। बहुत से आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा कि किस तरह से जमींदार क्या करता है कि सिक्योरिटी लेता है, वो आपको पैसे दे रहा है आपकी सीड्स खरीदने के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए, तो वो आपसे कागज में लिखवा लेगा। और वो जो किसान है वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता था, उसका थंब इंप्रेशन वो ले लेता था कागज पे। और फिर जो है, क्योंकि जैसे कहीं मान लीजिए फ्लड आ गई तो पूरी खेती खराब हो गई, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी इसका बहुत हाई होता था। हाई इन द सेंस कि पर मंथ का 5%, महीने का 5%, तो साल का कैलकुलेशन कीजिए कितना हो गया, 60%। तो इतना हाई इंटरेस्ट रेट चलता था उस टाइम पे, जब गांव में बैंक नहीं होते। अब तो गांव गांव बैंक पहुंच गए हैं, और गांव के लोग भी बहुत आ गए। पुरानी स्टोरी, मतलब पहले की बात, 1970 60 80, उस टाइम पे जब बैंक है, तब जो बैंक होते थे मेन मेन जो रिच कस्टमर्स है उनको ज्यादातर लोन देते थे, गरीब कस्टमर्स के लिए नहीं था। फिर बाद में जो इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन ये सभी बैंकों का किया, तो उससे काफी बेनिफिट हुआ, फिर गाँव गाँव तक बैंक गए। क्योंकि प्राइवेट बैंक तो गाँव के कोने कोने जाकर अपने ब्रांचेस नहीं खोलेंगे, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप गाँव में जाकर ब्रांचेस खोलो और गाँव के कस्टमर को सर्व करो। तो जो जमींदारी सिस्टम है ये बहुत कम हुई है इसी की वजह से, ठीक है। तो वो सारा हमारा इनफॉर्मल में आ जाएगा। फॉर्मल में क्या है, जो आपके बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फॉर्मल में आ जाएंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दोनों मतलब, एक जिनके पास पैसा है जो डिपॉजिट करना चाहते हैं, दूसरा जिनको लोन लेना है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, कमर्शियल्स या कॉर्पोरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और फिर इंश्योरेंस कंपनीज। और एनबीएफसी की एक और खास बात है कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होते हैं। जो नॉर्मल बैंक होते हैं ना, कमर्शियल बैंक, ये आरबीआई एक्ट के तहत जो है इनको आरबीआई रेगुलेशन करते हैं। ये आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये काम करते हैं, और ये कंपनीज एक्ट के तहत काम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड, ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। इसको फिर और दो तरह से बांटा हुआ है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग। बैंकिंग वो होगा जो कि डिपॉजिट्स लेगा और उस पैसे से लोन देगा,
नॉन बैंकिंग जो डिपॉजिट नहीं ले सकता फिर भी वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है रेगुलेटरी, दूसरा है इंटरमीडिएट, तीसरा है नॉन इंटरमीडिएट। तो रेगुलेटरी में जो रेगुलेटर करता है, जैसे आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस को, सेबी कैपिटल मार्केट को, ठीक है, तो ये रेगुलेटर की लिस्ट होगी। इंटरमीडिएटरी मतलब जिनको रेगुलेट किया जा रहा है, जैसे एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, तो ये बैंक इसमें आ जाएंगे। नॉन इंटरमीडिएट मतलब ये इनके बीच में नहीं है, फिर भी ये फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है, जैसे नाबार्ड हो गया, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोन देता है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्या करती है, जो इंडस्ट्रीज जो होती है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, तो उनको बैंक लोन दे रहा है, तो सिडबी उसको रिफाइनेंस करने का काम करती है। नेक्स्ट आपका आएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये आपके असेट्स के भी हो सकते हैं और लायबिलिटी साइड के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये असेट्स ये आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं। तो असेट्स में बैंकों को जितने भी प्रॉफिट अर्निंग प्रोडक्ट है, जैसे लोन, लोन जो भी हो गया, तो वो आपके असेट्स वाले हो जाएंगे। लायबिलिटीज में जहाँ पे बैंकों को पे करना है डिपॉजिट्स, तो वो सब हमारा लायबिलिटीज में हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म यूज की गई फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा, जहाँ पे बायर और सेलर जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। फिर फाइनेंशियल मार्केट के 4 आपके सेगमेंट है, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल और इंश्योरेंस। मनी मार्केट जहाँ पे लेस देन 1 ईयर की सिक्योरिटीज को बेचा खरीदा जाएगा। फॉरेक्स एक्सचेंज जहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इसमें बात की गई है। कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर, ये है लेस देन 1 ईयर और ये मोर देन 1 ईयर, ठीक है। जैसे आप जो भी शेयर्स ये सब आप बेच रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड, वो सब आपका कैपिटल मार्केट का होगा। इंश्योरेंस मार्केट जहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीदा बेचा जाएगा, ठीक है। तो 4 मार्केट हो गया, उसी चारों का डिटेल में यहाँ पे था। और आपके असेट साइड, लाइबिलिटी साइड, और ये सर्विसेज हमने देखा था, और फिर आपके रेगुलेटर्स बैंक, एनबीएफसी भी हमने देखा था। तो 3 आपका यहाँ पे जो है मेन मेन आपका ये मार्केट यहाँ पे हो गया। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो किस तरह से जो फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत हुई, ठीक है। और पहला जो बैंक था ना, कमर्शियल बैंक जो सेटअप किया गया था इंडिया में, तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब था वो, 1770, 1770 में पहला बैंक स्टैब्लिश किया था। उसका नाम क्या था, तब ऐसे इंडिया को हिंदुस्तान ऐसे बोलता था ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो उसका नाम ही था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और पहली जो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में कब स्टैब्लिश की गई थी, 1906, उसका नाम क्या था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। 1906 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और अभी तक वो काम कर रही है। जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो अभी तक चल रही है। फिर 4 फेजेस थे आपके, जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारा डेवलप हुआ वो 4 फेजेस में हुआ। तो पहला था प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, प्रियर टू 1947। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 1947 से लेके ये 1991 क्या था, जब एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को स्टैब्लिश किया था। तो 1947 से लेके जब हमने एलपीजी की पॉलिसी लागू की थी, तो उसके बीच का टाइम आएगा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हमने कब किया था, 1991 में किया था ना। तो 1991 के बाद से लेकर 2010 तक। और पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 8 या 9 में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था। तो 8-9 में जो हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, तो उसके बाद 2010 से लेके अभी तक का जो स्टेज चल रहा है, ये आपका पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 4 यहाँ पे स्टेजेस हो गए, इन चारों स्टेजेस का हम डिस्कशन करेंगे। जनरली आपका हिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, ये पूरा एक तरीके का हिस्ट्री आपका कि फाइनेंशियल सिस्टम किस किस तरह से काम किया, पर कुछ कुछ चीजें इसको कब स्टैब्लिश किया था, तो उस तरह से जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो फेजेस की बात करते हैं, पहले आपका आएगा फेज 1, प्रेयर टू 1947। तो उस फेज में क्या था, तो इसमें तो हमने यहाँ पे भी बोला कि प्री इंडिपेंडेंस फेज की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे बैंक थे। अगर हम सभी बैंकों को काउंट करें तो 600 के आसपास बैंक थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान को अगर हम बात करें तो पहली बार उसको 1770 में स्टैब्लिश किया था कलकत्ता में। और फिर 1832 में उसने सर्विसेज अपने डिसकंटिन्यू कर दी थी। और बाद में यहाँ पे यहाँ पे देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा सा हिस्ट्री है। 1806 में इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। और फिर इसको बाद में जो है बैंक ऑफ बंगाल इसका नाम चेंज कर दिया था। जो स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बंगाल 1809, और फिर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे वर स्टैब्लिश। तो बैंक ऑफ मद्रास 1843 और बैंक ऑफ बॉम्बे 1863 में स्टैब्लिश किया था। फिर इन तीनों बैंकों को, कौन से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों को ऐड कर दिया, यानी कि तीनों को मर्ज कर दिया था 1921 में। और फिर एक नया बैंक बना तीनों को मर्ज करके, उसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर बाद में उसको जो है नाम चेंज कर दिया था 1 जुलाई 1955, तो उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। तो आप एसबीआई को बोल सकते हैं कि पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर हम अभी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का एसबीआई। और ये 1921 में 3 बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था। एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जब तीनों को मर्ज किया था, उन तीनों का नाम रखा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1 जुलाई 1955 में जो है आपको
इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस नाम से कंटिन्यू करने लगा। फिर 19th सेंचुरी में और भी कुछ बैंक स्टैब्लिश हुए जो कि अभी तक काम कर रहा है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इसका भी नाम आपने सुना है, पंजाब नेशनल बैंक, और इसको 1874 में इसको स्टैब्लिश किया, ये अभी तक काम कर रहा है। ठीक है। फिर जो है इसी फेजेस में जो प्री इंडिपेंडेंस फेज है ना, उसी में जो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया था 1875 में। ठीक है। और आपने सुना भी होगा कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आंसर होता था बीएसई, तो उसी का हिस्ट्री है। बीएसई 1875 में स्टैब्लिश किया, और ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था, मतलब सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था कौन सा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें क्या बोला है फिर देखिए, आरबीआई को भी जो है स्टैब्लिश किया था। एक हिल्टन यंग कमीशंस था, हिल्टन यंग कमीशंस के कहने पे 1935 में जो है आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है। और क्या चेंजेस किए गए थे, फिर फेरा को स्टैब्लिश किया था 1947 में जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है रेगुलेशंस किया जाए। फेरा क्या करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उस सबको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट का जो रेगुलेशंस है वो फेरा के द्वारा किया जाता है, कि कितना पैसा बाहर भेजा जाएगा, कितना रिमिटेंस नहीं आएगा, फॉरेन करेंसीज। तो फेरा की स्टैब्लिश 1947 से पहले की गई थी। ठीक है। इसका एग्जैक्टली 1973 में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, फेरा को। लेकिन ये जो 1947 है, इसमें क्या बोला है कि इसके रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस है उसकी बात होने लगी थी। 1939 से इसके बारे में बात हुआ था कि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स बने थे, तो वही सब यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला हुआ है। तो जो प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था उसमें छोटे छोटे बैंक थे और वो अच्छे से काम नहीं कर पाए, क्योंकि छोटे बैंक का ज़्यादा उनका कुछ ग्रोथ का चांस नहीं था, तो बहुत से बैंक फेल कर गए थे उस टाइम पे। और जो ज़्यादातर जो जनता थी वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए मनी लेंडर से जुड़ी रहती थी, और अनरेगुलेटेड प्लेयर्स है। अनरेगुलेटेड प्लेयर्स मतलब जिनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं, उनका मन करेगा 5% इंटरेस्ट रेट बोलेंगे, मन करेगा तो 10% इंटरेस्ट, मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे फॉर मीटिंग देयर सेविंग एंड बोरोइंग नीड्स। ठीक है। इस तरह से जो है मार्केट चलती थी। ये कब की बात है, प्री इंडिपेंडेंस की। उसके बाद सेकंड आपका स्टेज आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी कब मिली थी, 1947। तो 1947 से लेके जब हमने पहली बार एलपीजी लागू किया था, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन, तो उस फेज के जो है सेकंड फेज बोला जाता है। तो ये डेवलपमेंट का सेकंड फेज है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी, जैसे कि 5 ईयर्स प्लान बनाए गए थे। ठीक है। 1951 से जो 5 ईयर प्लान की इसी में शुरुआत हुई थी। और तब इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिली। जो आरबीआई जिसको फर्स्ट फेज में पहली बार बनाया था ना 1930, ये हमने देखा था 5 में। फिर आज़ादी के बाद इसको क्या कर दिया था, ये जो आरबीआई है इसका नेशनलाइजेशन कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। 1948 में। और फिर उसी के 5-6 साल बाद 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नेशनलाइजेशन कर दिया था। और ये 1956 उसी के नेक्स्ट ईयर, सक्सेडिंग ईयर, उसी के नेक्स्ट ईयर 1 सितंबर 1956 को 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी, नंबर्स देख लीजिए, 245, 245 कंपनी को मिला दिया उनको, मतलब सबको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन क्या होता है, कोई प्राइवेट कंपनी अगर गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा अगर शेयर ले लेती है, 50% से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 51% ऐसे बोल लीजिए, तो 51% तक अगर गवर्नमेंट शेयर लेती है मिनिमम, तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट उन शेयर्स को खरीद लेती है। टू फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो एल अभी के टाइम पे बहुत बड़ी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, नंबर 1 है इसका रैंक। और ये बना था ना तो 245 जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ के बना था। ठीक है। ये इसका हिस्ट्री है। और क्या था इसमें जो है कि एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला था, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, तो 14 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे 19 जुलाई 1969 में, तो लिस्ट दी है कि कौन कौन से 14 बैंक है जिनको नेशनलाइजेशन किया गया था। वो उस टाइम पे कंडीशन बहुत खराब थी और बहुत गरीबी थी, तो बोला था कि ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए जो बिजनेसमैन है इन सबको पैसा सस्ते इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होना चाहिए। तो जो प्राइवेट बैंक है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो बैंक है, बैंकों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, तो इसीलिए कई सारे बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया था। तो पहले फेज में, मतलब 2 फेजेस में नेशनलाइजेशन किया था। एक तो 1969 था और फिर 1980 में। 1969 में ये सारे बैंकों की लिस्ट है जिनको गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया था, ये सारे नाम है, आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं। और फिर जो सेकंड फेज था उसमें मतलब उसके कितने साल बाद, ऑलमोस्ट 11 साल बाद, फिर 6 और बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया। तो सोचिए अगर इन 14 बैंकों को नेशनलाइजेशन करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो क्यों वो बाद में 10-11 साल बाद जाके 6 और बैंकों को करते हैं। तो कोई चीज़ हम रिपीट कब करते हैं, जब हमें फायदा होगा तभी तो उस चीज़ को रिपीट करते हैं ना। कोई चीज़ गलती हो जाए हमसे तो उस चीज़ को हम रिपीट नहीं करते। तो सेम ऐसे गवर्नमेंट का था कि जो गवर्नमेंट उन्होंने पहले 14 बैंकों को नेशनलाइजेशन किया, उन्होंने देखा कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी अच्छा हेल्प मिला है इन नेशनलाइजेशन बैंकों से, तो इसीलिए 1980 में आके 6 बैंकों को और फिर से नेशनलाइजेशन कर दिया था, अदर देन दिस 40। तो 14 + 6, तो टोटल 20 नेशनलाइजेशन बैंक थे कब, 1980 के टाइम पे। फिर और क्या था, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 1972 में स्टैब्लिश किया था। ठीक है। और उस टाइम पे जैसे जीआईसी को बनाया था तो 55 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के जो है ये बनाया था।
और उस टाइम पे 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और बनाई गई थी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और फिर आरआरबी को भी स्टैब्लिश किया। अभी आप जानते हैं कि रीजनल रूरल बैंक क्या करते हैं। ये सिर्फ जो गांव है, रूरल सेक्टर को, मतलब इनका पूरा जो योगदान है वो गांव के रूरल कस्टमर्स को होता है। तो रूरल कस्टमर्स को कोई लोन चाहिए तो वो जो है आरआरबी बैंकों से वो लोग लेते हैं। और ये जो ऑपरेट है आरआरबी बैंक, शहरों में आपको, सिटीज में इसकी ब्रांचेस नहीं मिलेगी। आरआरबी आपको जो रूरल एरिया जाता है वहीं पे इसकी ब्रांचेस मिलेगी। तो आरआरबी को स्टैब्लिश करने की बात कब की गई थी? 1975। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि गाँव में जो है ना, गाँव में आपके गांव के जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्पेसिफिकली अलग बैंक होनी चाहिए। जैसे जो नेशनल एक्शन बैंक है, वैसे तो 20 नेशनल एक्शन बैंक थे ही। वैसे 75 के टाइम पे तो नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि 80 में इनका नेशनल एक्शन होता। तो 75 के टाइम पे अगर हम देखें तो 14 तो थे ही नेशनलाइज बैंक। पर फिर भी गांव की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो गांव के लिए स्पेसिफिकली इनको बनाया गया था 1975 में। और क्या चीज़ इसमें हुई थी इस फेज में? इसमें लिखा तो बहुत कुछ बा, जो जो काम की चीज़ें बस उसके बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे। नाबार्ड को आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1964 में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, ये जो लोन है इंडस्ट्रीज के लिए जो है लोन देने का काम करती है। फिर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको स्टैब्लिश किया। फिर एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ये जो बैंक है जो कस्टमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनको फाइनेंस का काम करती है। तो इन दोनों को, नाबार्ड और एक्सिम बैंक को 1982 में स्टैब्लिश किया था। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउसिंग सेक्टर के लिए जो है योगदान देती है, तो इसको 1988 में स्टैब्लिश किया। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो जो छोटी इंडस्ट्रीज उसको लोन देना, या बैंकों ने जिन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन दिया उसको रिफाइनेंस का काम करती है, इसको 1990 में स्टैब्लिश किया था। फिर यूटीआई जो म्यूचुअल फंड है पहली, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया था 1963 में, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। और एक और चीज़ है इसके बाद यहाँ पे, जो आपका डिपॉजिट, आजकल आपको मालूम होगा कि जो कस्टमर का जो डिपॉजिट होता है उस पे जो है, मान लीजिए बैंक को कुछ, कोई बैंक बैंकरप्ट हो गया तो कस्टमर का डिपॉजिट है, तो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ये क्या करती है, इंश्योरेंस कवरेज देती है। जो डिपॉजिटर कस्टमर, मान लीजिए किसी का 10 लाख पैसा डिपॉजिट है बैंक में और उसको, वो जो बैंक है बैंक ही बैंकरप्ट हो गया, तो जो डीआईसी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, तो हर कस्टमर का जो है मैक्सिमम 1 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। तो जिनका 10 लाख है तो उसको 1 लाख ही मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंश्योरेंस उसका हुआ रहता है। तो डीआईसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिल जो है पहली बार प्रेसिडेंट के द्वारा 1961 में पास किया गया था। और उसके द्वारा जो है नेक्स्ट ईयर ही 1962 से जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपना काम शुरू कर दिया था। और ये इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख एवरी डिपॉजिट कस्टमर को देती है। इन केस अगर मान लीजिए बैंक बैंकरप्ट हो गया तो जो जनता का पैसा है उसका इंश्योरेंस भी तो होना चाहिए, तो वो डीआईसी के द्वारा किया जाता है। फिर 1986 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया था। और आप जानते हैं कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे टॉप 100 शेयर के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे इसका जो ग्रोथ रेट है बहुत ही एक्सपोनेंशियल रेट से ये ग्रो किया। आप लोग इसका ये डायग्राम भी यहाँ देख सकते हैं एक बार चाहे तो। शुरुआत में देखिए इंडेक्स का ये रेट है, और ये बढ़ते 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 ये जो 20 का डेटा देखिए, ये पूरा इतनी हाई तरह से इसका ग्रोथ आपको देखने को मिला था। ये बीच में जो आपको ये डाउन दिख रहा है, ये 2008 के टाइम पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस था ना उसकी वजह से कम था, पर ऑलमोस्ट इसमें आपको ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। ठीक है, और बीच में जो थोड़ा सा ग्रो ये कम आया था जब आपको कोविड हो गया था ना, मार्च के टाइम पे क्या था, कोविड का सिचुएशन था ना, उस टाइम पे जो है थोड़ा सा डाउन हुआ था। बाकी इसका जो ग्रोथ रेट आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस फेज में देखने को मिली। ठीक है, कौन कौन से फेजेस है एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या फेजेस है और क्या क्या इसमें चीज़ें हुई थी। देखिए 4 फेज में जो है फाइनेंशियल सिस्टम हमारा डेवलप किया था। एक तो आपका प्रियर टू 1947। तो इस फेज में क्या था कि क्या क्या चीज़ें मतलब शुरू की गई थी। तो पहला सबसे जो पुराना इंडिया का बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और बाद में जो है 3 बैंकों को मर्ज किया गया, और मर्ज करके जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और उसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 1921 की बात है। फिर बाद में इसको नेशनलाइज कर दिया। तो पहला पब्लिक सेक्टर जो बैंक है इंडिया का वो है एसबीआई, और 1 जुलाई 1955 से इसका नाम एसबीआई रख दिया। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद ही उसी टाइम पे जो है पंजाब नेशनल बैंक, उन सबको स्टैब्लिश किया गया था। मतलब 1874 की बात है। तो अ फ्यू बैंक सेटअप, तो ये 19 सेंचुरी में जो सेटअप हुए थे जो अभी तक काम कर रहे थे, तो उसका एग्जांपल है पंजाब नेशनल बैंक। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया था 1875, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब इसमें बता रहा है कि किस हिसाब से मार्केट, हमारी फाइनेंशियल मार्केट डेवलप हुई थी। तो 4 फेजेस में डेवलप हुई। आजकल आपने सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन चीज़ों में हम डील कर रहे हैं। पर इसकी शुरुआत क्या है, ये तो पूरा एक तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर शॉर्ट शॉर्ट आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन से फेज में क्या किया गया था, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा इसमें से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन सकता। और क्या क्या चीजें की गई थी, एक तो हमारा ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसको 1875 में स्टैब्लिश किया था।
एक हिल्टन यंग कमीशन कमेटी थी, उसने 1935 में जो है सजेशन दिया था कि एक सेंट्रल बैंक को सेटअप करना चाहिए, तो आरबीआई को सेटअप किया गया था। फेज टू की बात करें तो 47 से लेकर 1991 का फेज है, इसमें तो 5 ईयर प्लान एक तो इसी फेज में हुआ था। आरबीआई जिसको 1935 पहले फेज में जिसको स्टैब्लिश किया था, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया था 1948, फिर उसी के बाद अगले साल जो एसबीआई को स्टैब्लिश किया था उसका नेशनलाइजेशन किया था। और एलआईसी जो है उसी से नेक्स्ट ईयर 55 में स्टेट बैंक, और उसी के नेक्स्ट ईयर 56 में एलआईसी को जो है नेशनलाइजेशन किया था। और हुआ क्या था कि 245 प्राइवेट कंपनीज थी, सबका नेशनलाइजेशन किया और जोड़ के सबको एलआईसी बना दिया था। ठीक है, इस तरह से ये काम हुआ था। फिर 1969 और 1980 का फेज है इसी में। 1969 में 14 बैंकों को जो है नेशनलाइजेशन किया था प्राइवेट सेक्टर, और 1980 में 6 और बैंकों को कर दिया गया था नेशनलाइजेशन। और क्या था, 55 प्राइवेट कंपनीज थी, उसको जोड़ के जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में फर्क क्या है? लाइफ इंश्योरेंस आपकी जो लाइफ है उसका कवरेज देती है, जनरल इंश्योरेंस आपका बिल्डिंग, जैसे हाउस का आपका इंश्योरेंस कराना, बिल्डिंग इंश्योरेंस कराना, तो वो सब आपका जनरल इंश्योरेंस करती है। ठीक है, तो 1972 में इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर आरआरबी को स्टैब्लिश किया गया था 1975 के टाइम पे। आरआरबी आप जानते हैं गांव के जो कस्टमर्स हैं, रूरल कस्टमर्स, उनको ही सर्व करती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ था, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, इन सबको स्टैब्लिश किया था 1964 में। 1982 में जो है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक को स्टैब्लिश किया था। सिडबी को 1990 में स्टैब्लिश किया था। यूटीआई को जो है 1963 में जो है इसको स्टैब्लिश किया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। और इसमें क्या था, डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है, कस्टमर का जो पैसा होता है ना बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, तो उसका जो इंश्योरेंस देती है वो कौन देती है? वो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देती है। और वो 1961 में इसको स्टैब्लिश किया था, मतलब ये जो बिल है वो 1961 में पास हुआ, और इसने जो काम करना शुरू किया फंक्शनिंग फ्रॉम 1962। एक और आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1986 से जो है इसको लॉन्च किया गया, उसका इक्विटी इंडेक्स। ठीक है, इक्विटी या सेंसेक्स आप बोल सकते हैं। शुरुआत के जो टॉप शेयर्स है उससे इसने शुरुआत की, और तब से इसका मार्केट शेयर ग्रो ही करता गया। देख सकते हैं आप इसका चार्ट में बता रखे, जब इसको शुरुआत किया था 1986 में, तब इसकी क्या कंडीशन थी, और आज आप देख लीजिए क्या यहाँ पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दो बार, एक बार क्राइसिस आया था ना 2008 में, फिर एक कोविड आया था 2020 मार्च में, तब इसका जो है स्टॉक डाउन किया। उसके अलावा ऑलमोस्ट ही आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ही शो कर रहा है। चलिए, इसके साथ पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में फेजेस 2 के आगे के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।